के कॉम्पिटिटिव दुनिया में 12वीं के बाद हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और बेहतर जॉब दिलाने की चाहत रखते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिलने पर वो निराश हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो एक्सपर्ट। और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। 12वीं के बाद परेशान मत होइए, क्योंकि 12वीं के बाद और भी कई करियर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और आज हम अपने इसी कार्यक्रम के जरिए अनुभवी एक्सपर्ट्स के माध्यम से इस मुद्दे पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। करियर को लेकर मन में चल रहे हर कंफ्यूजन को सिर्फ एक फोन कॉल पर हमारे एक्सपर्ट्स दूर करेंगे। तो वो सवाल जिसे लेकर असमंजस रहती है, 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में कौन से विषय का चयन करें, कौन से विषय हों या कौन से वो करियर ऑप्शंस हों जो बेहतर भविष्य की तरफ लेकर जाते हों, सफलता दिलाते हों, और ऐसे में वो चयन कैसे किया जाए, चयन सही है या नहीं है, तमाम सवाल बच्चों के जहन में दौड़ते हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं का परिचय कराते चलूं। डॉक्टर अनामिका नंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर बीआईटी पटना से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष आदर्श हैं, करियर एक्सपर्ट्स हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि करियर के तौर पर चयन और किन बातों का ध्यान रखा जाए जो विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कुमार सुमन करियर काउंसलर हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। और सुगंधा सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल आशीष आदर्श आपसे ही, 10वीं के बाद एक स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं कि आपका चयन पहले सही होना चाहिए और उसके बाद आपको सफलता मिलती है, लेकिन वही स्टेज होता है जहां पर कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं, अपार संभावनाएं सामने नजर आती हैं, लेकिन उनमें सही विकल्प कौन सा हो, किसे चयन किया जाए जो आपको सफलता की गारंटी दिलाता हो या उस रास्ते पर लेकर जाता हो। एक स्टूडेंट कैसे सही चुनाव कर पाए, किन बातों का ध्यान रखे? देखिए, अमूमन क्लास 8, 9, 10 में जाते जाते एक स्टूडेंट की अपनी एक विषय की रुचि बन जाती है। किसी स्टूडेंट को, किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को आर्ट्स में मन लगता है, कोई कॉमर्स में, या कॉमर्स तो मान लीजिए 10th के बाद लेना है, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों की खास रुचि 8th, 9th, 10th क्लास तक में हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब एक स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि कौन सा विषय सबसे तुमको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जो कुछ एक सर्टेन ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें उसकी रुचि ज़्यादा होती है और उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। मेरा समझना ये है कि अगर आपकी किसी विषय में रुचि है तो आप अपनी क्षमता से अधिक उसमें दे सकते हैं। वैसी स्थिति में 10+2 में कोई भी विषय लेने के पहले, कोई भी कोर्स लेने के पहले अपनी उस रुचि और क्षमता का ध्यान जरूर रखना चाहिए, किसमें हमारी रुचि है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो किसी खास स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अपने विषय से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मान लीजिए कोई संस्थान बहुत अच्छा है, वहाँ उसे उसकी इंग्लिश में उसकी बहुत अच्छी रुचि है और इंग्लिश में बहुत पकड़ है, लेकिन अगर वहाँ उसमें उसके दाखिला उसको नहीं मिल रहा तो वो कहेगा कि चलो हम ज्योग्राफी में ले लेते हैं। ऐसा कतई ना करें। अपनी जो रुचि है और अपनी क्षमता है, इन दोनों को ध्यान में रख करके एक सही समय का चुनाव करें। आगे जब आप किसी करियर में जाते हैं तो उस समय में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से अपना कोर्स पूरा किया, लेकिन आपको अपने विषय और अपनी जो रुचि का जो आपका जो विषय है उसको कतई नहीं छोड़ना चाहिए और उसी को लेकर चलना चाहिए। और इसका डिसीज़न आप 8th, 9th, 10th करते करते आपको काफ़ी हद तक इस बात का अंदेशा हो जाता है कि कौन सा विषय आपकी ज़्यादा पकड़ में है। उसी से संबंधित जो भी विकल्प हैं उन विकल्पों की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त देते हुए आशीष आदर्श, स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक कंफ्यूजन वाली जो स्थिति होती है उस समय आपको अपने मन की सुननी है, आपके अपने इंटरेस्ट पॉइंट को देखना है, आपकी रुचि किस विषय में है, किस में आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं या अपना वक्त उसमें गुजारते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन विषयों में और उन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। तब जाकर आपके लिए विकल्प जो है सफलता की गारंटी बनते हैं। डॉक्टर अनामिका नंदन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक करियर का चुनाव और उस करियर के चुनाव के साथ ऑप्शंस क्या हैं, और सीधे तौर पर ये आर्थिक तौर पर वो आपको कितना मजबूत करेंगे आगे जाकर, ये आपके भविष्य को कितना खूबसूरत बनाते हैं, ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं।
कई बार अमूमन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मनचाहा उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। जब कॉलेज मिलते हैं तो फैकल्टी बहुत वहाँ पर वैसी नहीं होती है जिसको वो चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। प्लेसमेंट जिन कॉलेजों का चयन किया जाए वहाँ पर प्लेसमेंट बेहतर ना मिल पाए, ये तमाम चीज़ें जहन में रहती हैं। क्या फोकस रखे एक स्टूडेंट जब अपने कोर्स की तरफ चयन कर रहा हो, कॉलेज का चयन कर रहा हो, संस्थान का चयन कर रहा हो? मेरा मानना है कि स्टूडेंट जब अपने कोर्स का चयन करे तो पूरी तन्मयता के साथ वो उस तैयारी में लग जाए और तैयारी करके अच्छे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे ताकि उसे अच्छा कॉलेज मिल जाए। कई बार आपने सही कहा कि उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है और टीचर्स से उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो फिर उन्हें अपने टीचर जो कॉलेज है या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे कई सारे टॉपिक्स है जो उनको नहीं आते, तो यूट्यूब चैनल पे जाके वो रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं और जिस फील्ड में उनकी रुचि है अगर उसी में वो पढ़ाई करते तो निश्चित ही वो आगे जाके, कॉलेज तो मैटर अवश्य करता है लेकिन उनका अपना डेडिकेशन और मेहनत उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मतलब रखता है। तो वो अगर डेडिकेटेड होकर अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो निश्चित ही वो सफलता उन्हें मिलेगी। बिल्कुल, तो डेडिकेशन जो सफलता के लिए और उसके साथ उस सफलता की जिसकी आप चाहत रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि आप उसे पढ़ने को लेकर, उसे जानने को लेकर कितने ईमानदार हैं और इसके साथ ही आपका चयन भी सफल होता हुआ नजर आता है। इस बीच अब सुन लेते हैं खगड़िया से तनु प्रिया क्या सवाल पूछ रही हैं। मैं खगड़िया से तनु प्रिया, मेरा सवाल ये है कि अगर किन्हीं कारणों से मेरा नीट नहीं हो पाता है तो क्या मेरे पास और भी कैरियर ऑप्शन होंगे या नहीं? क्या सिर्फ नीट ही एक ऑप्शन है या नीट के अलावा भी हम किसी और चीज़ में ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल, तो अखिलेश कुमार सुमन, मैं आपसे चाहूंगी कि जो तनुप्रिया के सवाल हैं, क्या गाइड करेंगे आप तनुप्रिया को, या तनुप्रिया जैसे तमाम उन स्टूडेंट्स को जो नीट चाहते हैं लेकिन अगर नीट में सफलता ना मिल पाए, वहां पर वो ऑप्शंस ना बन पाए, तो फिर आगे क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए नीट जो कोर्स एग्ज़ाम्स हैं वो स्पेशली मुख्यतः मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज के लिए है। MBBS, BDS, BAMS, BHMS इन सारे के लिए है। इनके अलावा भी अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करती हैं तो पारा मेडिकल और मेडिकल से रिलेटेड ओरिएंटेड और भी कोर्सेज हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर, B फार्मेसी, पैरामेडिकल साइंस में बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, उसके बाद एक्सरे के कोर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उसके लिए नीट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट नीट भी वो वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं और उनके करियर ऑप्शन एज वेल एज वैसे ही है जैसे मेडिकल कोर्सेज में है। जैसे वही बच्चे अगर नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं और अगर वो उनका इंटरेस्ट है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ या मैं डॉक्टर बनूँ, तो उनके पास ऑप्शन है फार्म डी जैसे कोर्स है जो 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फार्म डी करके वो डॉक्टरेट इन फार्मेसी कर लेते हैं और दे कैन प्रीफर वो एज ए फिजिशियन मेडिसिन लिख भी सकते हैं। उसके अलावा लैब टेक्नीशियंस के हैं, नर्सिंग के हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज में बी फार्मेसी, BSc एग्रीकल्चर, बहुत सारे वास्ट कोर्सेज आ गए हैं और मेडिकल लाइन में बहुत आगे तक जा चुकी है जिनके ऑप्शन हमारे पास है। तो बच्चों को सिर्फ MBBS, BDS तक नहीं, BDS के अलावा भी अदर कोर्सेज हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। नए कोर्सेज आए हैं, कार्डियक टेक्नोलॉजी, रिस्पायरेटरी टेक्नोलॉजी, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। इनका भी इसको वैसा ही है जैसा MBBS और डॉक्टर के सलाहकार जो होते हैं, जैसे OT असिस्टेंट, जो डॉक्टर्स के साथ जो OT असिस्टेंट होते हैं वो भी कोर्स होता है, वो भी कोर्स करके ठीक है अपने आप की सफलता प्राप्त कर सकते हैं बच्चे यहाँ। तो बिल्कुल देखिए, अब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, अब आपको उन ऑप्शंस में चुनाव करना है। चुनाव करने को लेकर आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स लगातार जानकारी देते हुए हमारे साथ एक अभिभावक जुड़ गए हैं बेगूसराय से, जयप्रकाश सर, आप अपना सवाल पूछें। सवाल है मैडम कि हमारा बच्चा इस बार CBSE से इंटर कॉमर्स का एग्जाम जो हुआ था उसमें शामिल था, तो एग्जाम तो हुआ नहीं मैडम। पेंटिंग में वो एक यहाँ सब्जेक्ट दे दिया गया स्कूल में पेंटिंग, तो पेंटिंग में वो क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिकल में अपियर नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका रिजल्ट एब्सेंट दिखाया गया है और नहीं तो उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम लिया जा रहा है।
सीबीएसई कहता है कि पेंटिंग में कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है दोबारा, तो नहीं एग्जाम लिया जा रहा है, नहीं उसका रिजल्ट क्लियर किया जा रहा है। बार बार पटना दौड़ रहे हैं, ऐसे ही कहता है कि वेबसाइट पर देखिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है मैडम कि इसके बारे में सीबीएसई से आप लोग कुछ क्लियर करवाइए। बिल्कुल, ऐसे में इनके सवाल को लेकर मैं चाहूंगी कि जो हमारे गेस्ट पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, सर इनमें से कोई भी एक्सपर्ट्स क्या बेस्ट इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, प्लीज इन्हें गाइड करें। एक अभिभावक हैं, बच्चे को लेकर परेशान हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए दोबारा कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का सीबीएसई ने जारी किया है और बहुत जल्दी इसका डेट आने वाला है। वो स्कूल के कांटेक्ट में रहें, कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। सीबीएसई ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि जो बच्चे अगर किसी वजह से मिस हो जा रहे हैं या अनसेटिस्फाइड है, रिजल्ट उनका ख़राब हो जा रहा है, तो दे कैन गिव अनदर एग्जामिनेशन, तो वो लोग फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हाल बहुत जल्द ही स्कूल से कांटेक्ट में रहेंगे तो उनको डेट पता चल जाएगा कि फिर से फॉर्म भरने का कब से डेट है, और एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के महीने में होने की संभावना है। बिल्कुल, तो जयप्रकाश जी आपको ये सुझाव काम आएंगे, और जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आप स्कूल के कांटेक्ट में रहिए, जानकारी जो है आपको सही और समय पर स्कूल की तरफ से हासिल होगी। विकल्प आपके पास हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे का भविष्य को लेकर परिजनों की चिंता वाजिब नजर आती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय शंकर मधुबनी से। विजय शंकर जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा छात्र जो है 12वीं पास करके जी वह बी फार्मा कर रहा है 4 ईयर कोर्स का। जी, तो बी फार्मा का उसका क्या रहेगा आगे भविष्य, इसके बारे में आप लोगों से सर मेरा आग्रह है कि बताया जाए। आशीष आदर्श, आप इन्हें गाइड करें कि बी फार्मा के बाद क्या बच्चा कर सकता है। अभिभावक के तौर पर जानना चाहते हैं कि क्या बेहतर होगा स्टूडेंट के लिए। देखिए, बैचलर इन फार्मेसी आपको 2 तरीके का करियर ऑप्शन देता है। एक तो आप रादर 3 तरीके का कह सकते हैं। एक तो आप निजी क्षेत्र, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें आप जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने खुद का भी अगर दवा का व्यवसाय इस्टेब्लिश करना चाहें, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ करके, इवन आप देखेंगे कि अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट कॉलेज है, जो देश का जो सबसे उत्कृष्ट मैनेजमेंट संस्थान है, वहाँ के भी पिछली बार डेटा निकला था कि 27% छात्रों ने जॉब ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने अपना एक स्टार्टअप या कुछ शुरू किया। तो बी फार्मा करने के बाद में भी स्टार्टअप का ही ज़माना है, वो बच्चा स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तीसरा ऑप्शन, यदि उसको सरकारी नौकरी में जाना है तो बी फार्मा करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर का एक वैकेंसी निकलता है, जिसके लिए एक परीक्षा होती है। तो उसके बाद वो जो बी फार्मा करने के बाद वो सरकारी सेवा में भी जा सकता है। ये तीनों ऑप्शंस हैं, और इन तीनों ऑप्शंस के में आप देखें, अगर बी फार्मा करने के बाद अगर आपको कॉर्पोरेट किसी भी कंपनी में जाना है तो मेरा सुझाव ये है कि बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप कहीं से MBA कर लें। MBA में भी मैं आपको बताऊं कि MBA में अब बहुत सारा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आ गया है, जैसे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इसका भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आ गया है। MBA में अमूमन आप देखेंगे 4 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। शुरू के 3 सेमेस्टर में सारी पढ़ाई लगभग एक जैसी होती है, और अंतिम 1 सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। कई जगह पर स्ट्रक्चर चेंज भी हुआ है, शुरू का 2 सेमेस्टर एक जैसा है, बाकी 2 सब्जेक्ट में कुछ नए सब्जेक्ट्स चेंज बदले जो नए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल से संबंधित अगर वो पाठ्यक्रम भी आप कर लें तो किसी भी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में, जो फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, उसमें आप एक अच्छा करियर शुरू कर सकते काफी हैं। उसके अलावा अपना बिजनेस, बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस जो हैं इस वक्त आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। आपके करियर के चुनाव के दौरान आपको जानने की और सही तरीके से उसे समझने की और देखने की जरूरत है। हमारे साथ इस वक्त नवादा से विंदेश्वर चौहान जुड़ चुके हैं, अभिभावक हैं। सर, आप अपना सवाल पूछे। जी सर, नमस्कार। मेरा सवाल है मैडम कि मेरी बच्ची नीट का एग्जाम 3 राउंड दे चुकी है और उसका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। अगर फिर अगले महीना में 11 तारीख को उसका नीट का एग्जाम है, हम चाहते हैं कि किस तरह से उसका सोल्व हो। हम लोग गरीब टाइप के आदमी हैं। अब 4 राउंड दे चुके हैं बच्ची को, और मेरे पास हिम्मत अब टूट चुकी है। बच्ची के लिए अब क्या ऑप्शंस होंगे? सुगंधा सिन्हा, आप इन्हें क्या गाइड करेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तमाम कोर्सेज को लेकर के बच्चों के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट होता है
कि अगर पहले अटेम्प्ट में चयन नहीं हुआ, दूसरा, फिर तीसरा, और उसके बाद वो मोटिवेशन लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, बच्चे के परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। वैसे में क्या किया जाए, बच्चे को क्या करना चाहिए, उनके पास क्या ऑप्शन है, और गार्जियन के तौर पर किस तरीके से पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए? जी थैंक यू। सबसे ज़रूरी ये समझना है कि जैसा आपने कहा कि बच्चे काफ़ी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं जब बार बार वो एग्ज़ामिनेशन देते हैं, और काफ़ी केपेबल बच्चे होते हैं और वो एग्ज़ामिनेशन नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि हमारे देश में कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये अभिभावक को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारी बच्ची के ऊपर एक मानसिक दबाव, एक प्रेशर आ रहा है, और नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना लाइफ का एक एंड नहीं है। नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई होती है, उसके बाद भी पढ़ना पड़ता है, और काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी पैसे खर्च करके मेडिकल की डिग्री मिलती है। अगर बच्चे में कोई और रुचि है, अगर किसी और तरफ झुकाव है, तो अभिभावक की एक जिम्मेवारी भी होती है कि बच्चे से एक बातचीत करें कि बच्चे का झुकाव किस ओर है। अगर वो नीट नहीं करेंगी तो वो और क्या कर सकती हैं। वो साइंस में भी, जैसा कि हम लोगों ने देखा, कि बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस हैं, तो वो करियर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। सिर्फ नीट का एग्ज़ाम के अलावा भी जो सर ने बताया कि डिफरेंट बी फार्मा के कोर्सेज हैं और बाकी कोर्सेज हैं, उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो नॉन नीट जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लॉ है, जैसे सोशल सर्विस है, डेवलपमेंट सेक्टर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और बहुत सारे एरियाज़ हैं जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे परिवेश में जिसकी जानकारी की बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है हमारी समाज को, जो बच्चे नॉन साइंस के बैकग्राउंड के हैं और समाज में निकल के बहुत सारे स्पेशलिस्ट एरियाज़ में वर्क कर सकते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने कहा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, सोशल सर्विस सेक्टर है, और लॉ एक सेक्टर है जिसमें बच्चियाँ, स्पेसिफिकली मैं ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जो पार्टिसिपेशन और सिलेक्शन होता है, उसमें ऑलमोस्ट 50% और कहीं कहीं मोर देन 50% बच्चियाँ होती हैं, जो बिहार जुडिशल सर्विसेज और जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उसमें निकलती हैं। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनमें एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, बच्चियाँ और बच्चे उसमें जॉब करते हैं। सिर्फ एक कोर्ट का प्रैक्टिस बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं लॉ के फील्ड में। और क्लियर कंसेप्ट लोगों के जहन में नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि क्या हमारे पास सिर्फ सीमित ऑप्शंस हैं क्या, अगर इसमें चयन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अब कोई और विकल्प नहीं है। करियर को लेकर के क्या हमारी ये जो पूरी मेहनत अब तक की रही थी, पढ़ाई जो हमने की, वो सब क्या व्यर्थ जा रही है? ये तमाम सवाल जो हैं उनके जहन में बार बार दौड़ते हैं। हमारे साथ एक इस वक्त आभा कुमारी अभिभावक हैं, मधुबनी से जुड़ गई हैं। आभा कुमारी, आप अपना सवाल पूछिए। तो लगता है उनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन तमाम कॉलर्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर या स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर के इस वक्त चाहते हैं कि उनके पास विकल्प क्या है, उसकी जानकारी हो जाए, कैसे चयन करें ये जाने। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है, हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए मौजूद हैं इस वक्त, जो आपके तमाम सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। मुंगेर से सवाल पूछा है यशराज ने, क्या उनका सवाल है ये देख लेते हैं। मैं यशराज मुंगेर से बोल रहा हूँ। मैं हेलो एक्सपर्ट से ये जानना चाहता हूँ, मेरे अभिभावक कह रहे हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर का लाइन चुनें, लेकिन इस फील्ड के अलावा कोई और फील्ड है जिसमें हम लोग अपना करियर बना सकें? डॉक्टर अनामिका, देखिए ये तकरीबन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम इस कैटेगरी में आते हैं कि माँ बाप का एक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि आप यही करियर चुनिए, यही ऑप्शंस आपके लिए आपके भविष्य को ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बनाता है। और वो दबाव बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर ये सही और गलत क्या होगा 100% डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि 10th या 12th में जो तैयारी है वो आपके जीवन में वही अंतिम तैयारी नहीं है।
आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर 10th में बहुत अच्छा मार्क्स ना आए या 12th में आपके मार्क्स कुछ कम आ जाए, कॉम्पिटिशन्स आप ना क्रैक कर पाएँ, तो ये आपके जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं है, आपको कई और मौके मिलेंगे। और हमारी नई से शिक्षा नीति में आपने देखा होगा कि कई ऑप्शंस, सब्जेक्ट्स भी आप अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते अपने चॉइस के हिसाब से। मेरा कहना है कि आप अपने चॉइस पे, अपनी रुचियों पे एक बार ध्यान से सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12th में अगर आपने नहीं सेलेक्ट कर पाया, आपने नहीं किया सेलेक्ट, तो आगे भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप ऑप्शंस टूरिज़्म के फील्ड में हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने कहा, फायर फाइटिंग के फील्ड में है, आर्किटेक्चर है, लॉ है, एड मेकिंग में है, फिल्म्स में है, कई सारे हैं। अगर आपके आर्ट्स के तरफ लगाव हैं तो डिज़ाइनिंग के फील्ड में एड डिज़ाइनिंग करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। कई एक ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो आपने साइंस लिया हुआ है और उसको साइंस सब्जेक्ट को लेने के बाद आगे आप बढ़ सकते हैं उस सब्जेक्ट के साथ। उसके अलावा टीचिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की आगे उसी में अगर बीएससी एमएससी करें, अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है तो आप टीचिंग के लाइन में जा सकते हैं। तो आप साइंस स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये अमूमन कि साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स के स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स का भी चयन करते हैं, उनके फील्ड का भी चयन कर सकते हैं, कॉमर्स की तरफ भी रुख कर सकते हैं। लिमिटेशंस जो हैं वो धीरे धीरे आर्ट्स स्टूडेंट्स की तरफ कम होने लगती हैं। अगर इस आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की तो वहां पर क्या क्या ऑप्शंस होंगे, ये भी हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक अभिभावक पटना से जुड़ गए हैं, रजनीकांत सर, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल मैडम ये है, मैडम मेरा सवाल ये है जी, मेरी बात सुन पा रही हैं? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछें। जी, इंजीनियरिंग में किसी कारणवश बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया जी, फिर उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? जैसे नीट में फेल्योर स्टूडेंट का फार्मा सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उसी तरह इंजीनियरिंग में फेल्योर स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शन है? जी, दूसरा, क्लैट का जो एग्जाम होता है उस क्लैट के एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अखिलेश कुमार सुमन, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इन्हें गाइड करें। इनके दो सवाल हैं। पहला तो कि अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट कर रहा है या बच्चा कर रहा है तो फिर उसके लिए अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो आगे और क्या क्या ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल हैं। दूसरा सवाल भी आपने सुना होगा, मैं चाहूंगी आप इन्हें गाइड कीजिए। देखिए, अगर इंजीनियरिंग में बच्चा क्वालिफाई नहीं किया है या किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया हो तो बच्चे के पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर बच्चे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो वो बीसीए कर सकते हैं, बीसीए करके एमसीए कर सकते हैं। उसके अलावा वो ठीक है बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एलएलबी के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में 3 नए कोर्सेस आए हैं जो पंचवर्षीय हैं। ठीक है, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी, ये तीनों का बहुत ही आगे जाने वाले टाइम में स्कोप है। उसके अलावा बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हैं। लड़के डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, एनडीए में जाना चाहें तो एनडीए में जा सकते हैं। उसके अलावा डिजाइनिंग के फील्ड में निफ्ट में जा सकते हैं, एनआईडी में जा सकते हैं। उसके अलावा डिजाइनिंग के अलावा भी बहुत सारे जर्नलिज्म, मास कम के सेक्टर में जा सकते हैं वो, अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने भविष्य बनाना चाहते हैं तो। और रही बात क्लैट की तैयारी करने के लिए, तो क्लैट की तैयारी करने के लिए 12th का जो सिलेबस है उसके साथ साथ इंग्लिश और रीजनिंग का होना बहुत कंपलसरी है। बच्चों को एक वास्ट नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और रीजनिंग का। उसके अलावा मैथ और साइंस, जीके, जीएस, ये तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इनके सिलेबस इसलिए गूगल पे भी अवेलेबल हैं। इनको देखे सारे सिलेबस तैयारी करनी होगी। इनको इंग्लिश और जीके और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे बच्चे। बिल्कुल। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभिभावक इसे सुन रहे होंगे और ये स्टूडेंट्स के बेहद काम आएंगी। हमारे साथ एक अभिभावक जुड़ गए हैं मधुबनी से, आभा कुमारी। आभा, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा बच्चा 12वीं में है, वो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सब करना होगा, कौन कौन शहर और कहाँ कहाँ इसकी व्यवस्था? आशीष आदर्श, आप प्लीज इन्हें गाइड करें। माँ के तौर पर ये चाहती हैं कि बच्चे को वो सही जानकारी मिल पाए जिससे वो चयन भी सही तरीके से कर पाए। कहाँ पर ट्राई करें, कैसे करें, क्या ऑप्शंस हैं, तमाम चीजें इनके जहन में हैं।
देखिए, आप कहाँ पे अपने बच्चे की तैयारी कराना चाहती हैं, थोड़ा कुछ तो उस पर निर्भर करता है। एक तो क्या है कि अगर आपके बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं कि जो छात्र एक प्रॉपर किसी कोचिंग का की उनको सुविधा नहीं मिलती, उसके बाद भी वो IIT क्रैक करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि उनकी एक सही रणनीति होती है। उनके जो शिक्षक हैं जिन्होंने उनको 11th-12th में पढ़ाया है, उनसे बराबर जो भी उनके सबसे बेहतर शिक्षक है, जो उनके साइंस और मैथमेटिक्स के विषयों के ऊपर में पूरा फोकस करके उनको बढ़िया से विषय को ज्ञान दे सकें, उनके संपर्क में आएँ। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं रुख करना चाहती हैं तो पटना या फिर कोटा जैसे ऑप्शंस आप जानती ही हैं। एक और भी ऑप्शन आजकल चल पड़ा है। ऑप्शन ये हुआ है, और ख़ासकर ये पैंडेमिक के टाइम में ज़्यादा चला है, कि लगभग हिंदुस्तान के जितने भी जो लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक पोस्टल कोर्स कराते हैं। उस पोस्टल कोर्स में पूरा का पूरा कोर्स का मटेरियल आपके घर पहुंच जाता है, और उसमें वो पिछले साल के कई क्वेश्चंस भी देते हैं, उसमें ट्रायल क्वेश्चंस भी देते हैं, और टाइम मैनेजमेंट का भी पूरा उसमें ज्ञान देते हैं कि इतनी देर में आपको इस सवाल का बनाना है। आपने उससे आपको क्या होगा कि उसको करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको और आगे और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से स्वयं का आकलन करके फ़र्क यही है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक डायरेक्शन मिलता है, एक निर्देशन मिलता है। यहाँ पर आपको अपनी मदद खुद करनी है मटेरियल्स के सहारे। मटेरियल्स बहुत सारे इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, और एक पोस्टल कोर्स भी लिया जा सकता है जो काफ़ी कम खर्च में हो जाता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपको तय करना है कि आप बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन करना होगा। पर भेजकर आप तैयारी कराना चाहते हैं या कहाँ पर वो बेहतर तरीके से पढ़ सकता है, ये चयन गार्जियन के तौर पर आपको जरूर करना होगा। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अंकित राय बेगूसराय से। अंकित, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल मैडम से था, विवाह मैडम से, कि ये CBSE बोर्ड में हम लोग 3 बार 4 बार गए, ये जो एक विषय में एब्सेंट दिखा दिया गया है पेंटिंग में। अब एक CBSE बोर्ड में हम 3 बार गए, वो कह रहा है पेंटिंग का एग्जाम कंपार्टमेंटल होता ही नहीं है। स्कूल और CBSE बोर्ड दौड़ के तो दोबारा कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है, तो बच्चे को पास करेगा क्या करेगा वो समझे इस बार। यही हमारा एक सवाल था, मेन सवाल। दोबारा कंपार्टमेंटल कहता है पेंटिंग का होता ही नहीं, और वो एब्सेंट कर गया था प्रैक्टिकल। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहे हैं आपके सवाल, इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल इससे थोड़ी वक्त पहले एक अभिभावक ने पूछा था। हालांकि मैं फिर चाहूंगी कि अखिलेश कुमार सुमन जी, आप एक बार फिर से बता दें कि पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि कंपार्टमेंटल का ऑप्शन जब जानकारी के तौर पर पूछा जा रहा है तो ये कहा जाता है कि ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर बच्चे क्या करें, क्या विकल्प है? देखिए, कंपार्टमेंटल का ऑप्शंस तो है, CBSE बोर्ड में आज से नहीं स्टार्टिंग से रहा है, ठीक है। और जब रिजल्ट कोरोना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब रिजल्ट जारी किया गया था प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स के असेसमेंट के आधार पर, तभी ऑलरेडी केंद्र सरकार ने ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने भी ये घोषित किया था कि जो बच्चे एग्जामिनेशन दोबारा देना चाहें और अनसेटिस्फाइड हैं वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए दोबारा री एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है, और एग्जामिनेशन होने का डेट आएगा, ठीक है। पेरेंट्स को स्कूल से के टीचर या HOD से, क्लास टीचर से या प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना होगा। रही बात प्रैक्टिकल का, अगर प्रैक्टिकल या किसी एक एग्जाम में चूंकि उसमें अब्सेंट है तो दोबारा प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, ये तो स्कूल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं शिवम रांची से। शिवम, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, शिवम कुमार, मैं रांची से हूँ, क्लास 10th पास किया हूँ, 11th में एडमिशन लिया हूँ इस बार जी। तो मेरा सवाल ये था कि हम JEE का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो जो केमिस्ट्री हमारा सिलेबस ऑलरेडी पीछे हो चुका क्योंकि रिजल्ट इस बार CBSE का लेट आया है, तो मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मैम उसे किस तरह मतलब बनाया जाए? बिल्कुल, तो कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसे समझा जाए? आशीष, आदर्श जरा गाइड कीजिए स्टूडेंट को, चूंकि 10वीं के एग्जाम्स के बाद ये स्थिति अगर बच्चे के अंदर हो, एक स्टूडेंट के अंदर हो कि उसे ये समझ ना आ रहा हो कि आगे कैसे बढ़े, वो रास्ता क्या होगा, फिर उसके लिए ये तय कर पाना कि सही चयन कौन सा है, ये बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। कैसे इन्हें गाइड करेंगे? मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आपने जब मैट्रिक पास कर ली है, अभी आप 10+2 कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपका ध्येय है कि आपको IIT JEE में जाना है तो उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो जब तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपका कोई ना कोई मार्गदर्शक होगा, या तो आपके शिक्षक होंगे या किसी संस्थान के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप उनसे संपर्क करिए।
एक बात मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा, जो कई छात्र मेरे पास जो भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए या बातचीत करने, तो उससे निकल के आती है जो बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि चूँकि बिहार में या बिहार के आसपास के हमारे प्रदेशों में ज़्यादातर गार्जियंस की ये फोकस होता है कि वो बच्चे को बोलते हैं कि या तो तुम मेडिकल करो या इंजीनियरिंग करो, दूसरे किसी भी ऑप्शंस की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। मैं आपको एक रिसेंट एक डेटा के बारे में बताऊंगा कि अभी आज के दिन में अगर आज की बात हम करें तो हमारे हिंदुस्तान में लगभग 9 लाख इंजीनियर हैं। इंजीनियर कहने का मेरा तात्पर्य उन लोगों से है जिन्होंने बीटेक किया है, और उस 9 लाख लोगों में से मात्र 2,75,000 लोग जो बीटेक पास होल्डर्स जो हैं उनके पास जॉब है। बाकी लोग या तो जॉब ढूंढ रहे हैं और या फिर उन्होंने अपना इंजीनियरिंग क्षेत्र छोड़ दिया है, किसी दूसरे तरफ वो डाइवर्ट हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चूँकि अभी जस्ट इस छात्र ने एक बात कही कि मुझे ठीक से करना कुछ नहीं आ रहा, उसने तीनों बात कही। उसने कहा कि मेरा केमिस्ट्री तो कमज़ोर है ही और मैं ढंग से मैं उसको कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। तो सिर्फ इंजीनियर बनने के लिए आप कोई भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम मत कीजिए। अगर आपको लगता हो कि उन सारे विषयों की गूढ़ जानकारी और इंटरेस्ट रुचि अगर आपके पास है, तब आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइए, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प चुनिए। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त देते हुए हमारे करियर एक्सपर्ट से इसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आपका गलत चयन जो है वो आपको ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। एक तो पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ आपके वक्त का नुकसान, खर्च जो उस के पीछे की जाती है, उसे लेकर के भी कई तरह की परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए चयन करते वक्त बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभिभावक हैं हिमाचल से कृष्ण भगत। कृष्ण भगत, आप अपना सवाल पूछें। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। हेलो, आपकी आवाज आ रही है कृष्ण भगत जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मेरी बेटी जी मैम, मेरी बेटी मैट्रिक में है ना सर, मैट्रिक क्रॉस किया है जी। मैट्रिक में है ना सर, मैट्रिक क्रॉस कर दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से आगे इनको कौन सी तैयारी करना चाहिए मैम? मैट्रिक के बाद कौन से तैयारी की जाए, कहाँ आगे बढ़ा जाए? सुगंधा सिन्हा, अमूमन 10वीं के बाद तो अब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, यूं कहें कि सारे विकल्प आपके पास मौजूद होते हैं। अब चयन आपको करना है, आपकी रुचि किस में है या किस सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और उससे जुड़ा हुआ कौन सा कोर्स किया जाए, किधर बढ़ा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि इन्हें आप ज़रूर गाइड करें। जी धन्यवाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अभिभावक से कि आप एक बार अपनी बच्ची से बात करें कि उनको किस विषय में रुचि है। उनको भी, बच्चे को भी कुछ समझ में होगा कि उनको क्या आगे पढ़ना है। कॉमर्स पढ़ना चाहती हैं, साइंस पढ़ना चाहती हैं, आर्ट्स लेना चाहती हैं, और उसके अनुसार चयन किया जाए, उनकी रुचि के अनुसार ये डिसाइड किया जाए कि वो क्या करेंगी। जैसा आपने सही कहा, अभी उनके पास सारा ऑप्शंस है, वो जो करना चाहें, साइंस के फील्ड में, नॉन साइंस में, कॉमर्स में, किसी भी एरिया में वो अपना करियर बना सकती हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 चीज़ें जो मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाह रही हूँ। जैसा कि हम लोग सब ने ये एग्री किया कि रुचि बहुत महत्वपूर्ण है, कि बच्चे की रुचि किस विषय में है, क्योंकि वो लंबे समय तक उस विषय को पढ़ेंगी। तो अगर उनकी रुचि और उनका टेम्परामेंट उस सब्जेक्ट से नहीं मैच करेगा तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हर विषय में रुचि होने के अलावा डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। करियर के इस पड़ाव में जब हम शुरू में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हमें अपनी पढ़ाई करनी होती है, ताकि हमारी जो रुचि है वो हमारा करियर बन सके। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी एरिया में हम करियर बनाएं, समाज अब बदलने की दिशा में है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी चीज़ें बदली हैं, और ये जो साइंस और नॉन साइंस की बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबली ये 5-10 साल के बाद इतना रेलेवेंट नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज
इंटरेक्शन होने जा रहा है सोशल साइंस और साइंस के बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में। और चाहे हम सोशल साइंस पढ़ें, उसमें साइंस की ज़रूरत होने वाली है, और अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें सोशल साइंस में भी कुछ जानने की ज़रूरत होगी। तो उस समाज का जो ये बदलाव आने वाला है, जो काफ़ी जल्दी से आएगा, उसके लिए हमें तैयार रखना है अपने बच्चों के लिए। इसीलिए अभिभावकों को ये रिक्वेस्ट है कि ये भी ध्यान में दें कि हमारा समाज बड़ा जल्दी से परिवर्तित हो रहा है और हमारे बच्चे का करियर जो ऑप्शन है वो उसी के अनुसार हो, वो उसके लिए तैयार हो। और चौथा और लास्ट पॉइंट तो देखिए, पहले वाली अवधारणा से और पहले वाले करियर ऑप्शन से दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, इतने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट फॉर्म में भी कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसे लेकर के अब आपका चयन सिर्फ होना चाहिए आपकी रुचि के आधार पर, और उसके बाद सफलता आपको जरूर मिलती है। हमारे करियर एक्सपर्ट्स लगातार यही कर रहे हैं कि अपनी रुचि पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपका इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है, कौन से विषय को आप ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जम्मू से पायल कुमारी कई सवाल जो हैं उनके जहन में भी हैं और उन्हीं में से कुछ सवाल वो भी पूछ रही हैं। पायल क्या पूछ रही हैं, जरा देखते हैं। मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि आगे मेरी मेडिकल में दाखिला होगा या नहीं, तो आपसे आग्रह है कि आप बताएं कि मेडिकल के बाद मैं और भी किसी फील्ड में दाखिला ले सकती हूँ या नहीं। बिल्कुल, तो अखिलेश मैं आपसे चाहूंगी कि आप इन्हें जरूर बताएं, क्योंकि देखिए ये जो स्टूडेंट का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट को अपने करियर के चुनाव के साथ, तैयारी के साथ इस विकल्प को ओपन रखना चाहिए कि अगर आपका सेकंड प्लान क्या हो, अगर इसमें आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए। क्योंकि वहां जहां पर जाकर आपकी सोच रुक जाए कि भाई मेडिकल में हम चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो अब हमारे पास कुछ नहीं है, दुनिया यही खत्म हो गई, क्या आप करियर का विकल्प नहीं बचा क्या, ये एक पॉजिटिव अप्रोच स्टूडेंट का नजर आता है। अखिलेश जी बिल्कुल, देखिए अगर मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, तो मेडिकल की तैयारी पे कंसंट्रेट करें। सामने एग्ज़ाम्स है और इसके लिए देखिए क्या है कि क्वालिफाइंग स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नीट मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर अगर क्वालिफाई करती हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप MBBS में एडमिशन लें, BDS, BMS, BHMS सबका क्वालिफाइंग के कॉलेज में जाने का क्राइटेरिया और मार्किंग क्राइटेरिया और रैंक दोनों अलग अलग है। जैसे अगर MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आपको 600 प्लस अप्रॉक्स में सिक्योर करना होगा। अगर वहीं आप BDS लेना चाहती हैं तो 550 रहेगा तो भी चांसेस हैं, BMS करना चाहती हैं तो 500 रहेगा तो भी चांसेस हैं। और कॉलेजेस कई तरीके से हैं, गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। तो MBBS का ये ऑप्शन है, नीट क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं तो आप अगर आप मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहती हैं तो आप नर्सिंग चूज कर लीजिए। नर्सिंग बच्चियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है और लड़कियां ज़्यादा प्रीफर भी करती हैं। उसके बाद B फार्मेसी चूज कर सकती हैं। उसके बाद हॉस्पिटलिटी एक लड़कियों के लिए बहुत एक न्यू इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, जहां लड़कियों का मोस्ट वेलकम किया जा रहा है, हॉस्पिटलिटी एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज। तो जितने भी हॉस्पिटल हैं तो उसका एक नया कोर्स ही स्टार्ट किया गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिसमें लड़कियां बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं। ये 4 इयर्स और 3 इयर्स दोनों प्रोग्राम है। तो हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटल का, BSc एग्रीकल्चर है, वेटनरी साइंस है, एक उसके अलावा फिशरीज है, मेरीन हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जिसको करने के बाद आप आगे बढ़ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ MBBS, अगर नीट नहीं हुआ तो MBBS जाए। कॉलेज में जरूरी नहीं कि आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, वो 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक बच्चे जिनका स्कोर कर लेते हैं 600 प्लस तो उनका ईजिली हो जाता है। बाकी जो बच्चे 500 लाते हैं, पैसे की कमी होने के वजह से प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, तो उनके पास अदर ऑप्शंस हैं, वो दूसरे इजी वे में दूसरे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। नर्सिंग लड़कियों के लिए, तो जिसका एक्सपर्ट्स जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस इस वक्त आपके सामने अवेलेबल हैं। जानकारी अगर नहीं है तो करियर एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, और उस जानकारी का आप पूरा लाभ उठाइए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे खगड़िया से चेतना कुमारी वो सवाल पूछ रही हैं, चाहेंगे चेतना का सवाल क्या है वो देख लेते हैं। इस बार मैं 12th पास आउट हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा सब्जेक्ट या कौन सेलेक्ट करूँ जिससे मुझे बेस्ट कैरियर का ऑप्शन मिले आगे, जो मैं अच्छे से वो पढ़ के कुछ अच्छा जॉब कर सकूँ।
आशीष आदर्श, सबसे पहले तो आपने 10+2 किस विषय से किया है ये आपने स्पष्ट नहीं किया। करियर ऑप्शंस उसमें बहुत सारे हैं। एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, क्योंकि करियर ऑप्शंस के बारे में तब से हम लोग की बात हो ही रही है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई छात्र अगर वो आईआईटी या नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो करने के बाद सपोज़ अगर इस बार अगर उनका नहीं होता तो फिर वो अगले बार की वो तैयारी करते हैं, अगले बार की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब कोशिश करते हैं तो मैं वैसे तमाम छात्रों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मैं कई छात्रों से बोल चुका हूँ, कि आप अगर मान लीजिए कि इस बार अगर आपने आईआईटी जेईई में के लिए आपने प्रयास किया और आपका नहीं हुआ तो अगले वर्ष आपको एक और मौका मिलेगा। इस मौके के लिए जब आप कहीं ना कहीं, चाहे तो आप बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज़ हैं, इग्नू है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर बिहार की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं आप ग्रेजुएशन में दाखिला ज़रूर ले लीजिए। अगर एक साल के बाद जब आपका अगर सपोज़ अगर कहीं हो जाए इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका साल बचेगा। मान लीजिए कि इस साल अगर आपका नहीं हुआ अगर इंजीनियरिंग में, अगले साल फिर आपने प्रयास किया, फिर अगले साल इंजीनियरिंग में अगर नहीं हुआ तो फिर अब आपने ग्रेजुएशन में आपने दाखिला लिया तो आपका ये एक वर्ष बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आपने अभी ही दाखिला ले लिया, कहीं पे भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर लिमिटेड क्लासेस होती हैं, जैसे कि इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जैसे विकल्प हैं। इन विकल्पों में क्या है कि वहाँ जाकर के आप एडमिशन ले लीजिए और लिमिटेड क्लासेस होती है, वीकेंड में क्लासेस होती हैं, तो वो आप मैनेज कर सकती हैं। उसको करते करते फिर आप अपनी तैयारी को भी बहुत जरूरी है। करियर में आपके लिए ये एक एक साल कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं कि आप उसे जरूर सोच समझकर चयन करें और एडमिशंस को अपने हाथ से जाने ना दें। वहां पर वो आपका एक साल बहुत आपके लिए आने वाले वक्त में कारगर साबित हो सकता है। हमारे साथ एक कॉलर नेहा जुड़ गई है पटना से। नेहा, आप अपना सवाल पूछिए। Actually, I want to ask that economics honors मैंने दिया है after 12th, and I don't know what to do after 12th. इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप कर रही हैं, आगे क्या कर सकती हैं ये जानना चाहती हैं आप? अखिलेश कुमार सुमन जी, आप इन्हें प्लीज गाइड करें। ये जानना चाह रही हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद इनके पास ऑप्शन और क्या क्या होंगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद मास्टर इन इकोनॉमिक्स भी कर सकती हैं, ठीक है। और स्पेशली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली में है जो वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, और वहाँ पे से भी आप शिक्षा ग्रहण करके अच्छे जगह सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में वगैरह में जा सकती हैं। दूसरा कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर से हैं तो आप एमबीए भी कर सकती हैं। एमबीए करके प्लानिंग मैनेजमेंट और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में भी आपका स्कोप है। तो आजकल क्या है कि जो कोर्सेज अब स्टार्ट हो रही है एमबीए में, जो स्पेशलाइजेशन आया है उसमें प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फिनांस, इस टाइप के कोर्सेज आए हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों का बहुत स्कोप आने वाले दिनों में है। और मास्टर कोर्स भी कर सकती हैं वो उसके साथ साथ, ठीक है। मास्टर कोर्स के बेसिस पे भी जॉब होते हैं। उसके अलावा वो नेट क्वालिफाई करके लेक्चरशिप में भी जा सकती हैं। तो स्कोप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इकोनॉमिक्स के बाद आगे अपना करियर बढ़ा सकती हैं वो। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के पास भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और करियर विकल्प जो हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं। जमुई से छोटी कुमारी सवाल पूछ रही है, जरा उनका सवाल ले लेते हैं। मैं छोटी कुमारी, मैंने इस साल 12वीं पास किया है। मैं जमुई की रहने वाली हूँ। मुझे इंजीनियरिंग करना है। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ। अगर मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं होता तो कृपया आप बताएं कि मेरे पास क्या ऑप्शन है और मैं किस चीज़ की तैयारी कर सकती हूँ। डॉक्टर अनामिका नंदन, मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस स्टूडेंट को बताएं कि क्या क्या ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका झुकाव भी है, इंटरेस्ट भी है, आगे भी बढ़ना चाहती है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग में बेहतर विकल्प के साथ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, रिजल्ट अच्छे नहीं हो पाते हैं या चुनाव वैसा नहीं हो पाता है जो चाहती हैं, तो फिर क्या है ऑप्शंस? इंजीनियरिंग अच्छी बात है कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका झुकाव इंजीनियरिंग की तरफ है। अगर किसी वजह से इंजीनियरिंग में नहीं होता है तो 3 साल के कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। और 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज के बाद अगर आप चाहें तो फिर से इंजीनियरिंग में आप एडमिशन, 3 साल के कोर्स के बाद आप एलिजिबल हैं, आप उसमें कोर्स कर सकते हैं और एक बैचलर्स की डिग्री आपको मिल सकती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो है, उसमें डिप्लोमा कोर्सेज कई जगह होते हैं, बहुत आराम से आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा कोर्स के नहीं करना चाह रहे हैं, कोई और कोर्स करना चाह रहे हैं, तो साइंस बैकग्राउंड के साथ
आप डिज़ाइनिंग में यूसीड का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, बैचलर इन डिज़ाइन में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर में आ सकते हैं, आर्किटेक्चर एक अच्छा प्रोफेशन है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्विच ओवर कर सकते हैं, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आप एक और चीज़ देख लें कि आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें भी आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। जर्नलिज्म में जा सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड के साथ तो बहुत सारे दूसरे भी फील्ड जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। BCA कर सकते हैं, आगे बढ़ने MCA के कर लिए, सकते करियर हैं। बनाने के लिए, सफलता पाने के लिए और उस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए जिसकी चाह रखते हैं स्टूडेंट, इस वक्त आपके पास असीम संभावनाएं हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्पों का चयन ध्यान से करें, संयम से करें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, सफलता जरूर हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी एक्सपर्ट्स का अपना बहुमूल्य वक्त निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और स्टूडेंट्स तक उनको सही और सही के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज के हमारे इस हेलो एक्सपर्ट्स में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।